Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture we are going to discuss the previous year question paper which was conducted by SBI. So we'll discuss कि SBI का जो clerical का exam था जो कि 2020 में हुआ था उसके preliminary phase में क्या-क्या questions पूछे गए थे. So in this video we are going to discuss about the English question, the quants and the reasoning. तीनों ही section को one by one discuss करेंगे. एंड यू ऑल नो कि इंग्लिश के अंदर प्री में 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट्स के अंदर 35 एंड रीजनिंग के अंदर अगेन 35. तो क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका पैटर्न रहता है एंड किस वे में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो विल गो थ्रू देम वन बाय वन स्टार्टिंग विद द इंग्लिश. सो इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस रहते हैं फॉर 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इन एग्जामिनेशन के अंदर सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का फॉर ऑल द 3 सेक्शंस. इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ यहाँ पे इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स. यहाँ पे सी, ये जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि इन ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा. So each of which has been numbered. These numbers are printed in the passage against the 5 options or the phrases as suggested, one of which fits the blank appropriately. तो आपको इसको पढ़ना है एंड बताना है कि इन ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड appropriately fit होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें इस पैसेज को कम्प्लीटली एक बार रीड करना होता है, ठीक है, एंड देन आपको उसका टोन पता करना है. इससे आपको आइडिया आएगा कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है. एंड देन आप जो ब्लैंक्स है उसके रिलेटिव जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आंसर करेंगे. ऑलराइट, सो बम्बल बीज आर इन द ड्रास्टिक डिक्लाइन अक्रॉस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. ड्रास्टिक मतलब बहुत मेजर, ठीक है, काफी बड़ा डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब कम होना. अक्रॉस द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इन टेम्परेचर. So a study suggests that likelihood of a bumblebee population surviving in any given place has declined by 30%. In the dash of a single human generation, the researchers used dash over a 115-year period on 66 bumblebee species across North America and Europe to develop a model simulating the climate chaos scenarios. They were able to see how the bumblebee populations has changed over the years, dash where the insects were now to where they used to be. The findings by the researchers suggest that much larger declines are likely if the temperature increases dash in the coming years. Many of the species could dash forever if we do not take the substantial effort to reduce the climate change. Bumblebee play a key role in pollinating the crops such as tomatoes, squash and berries. We must address the climate change itself and dash action we take to reduce the emission will help. ओके, सो ये पैसेज पूरा बम्बल बी के ऊपर है कि उनका डिक्लाइनेशन जो हो रहा है स्पेशली इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वो किस तरह से रहा है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट किए हैं. सो नाउ विल अगेन गो थ्रू द पैसेज वन बाय वन एंड विल फिल इन द ब्लैंक. सबसे पहले दिया गया है बम्बल बी आर इन ड्रास्टिक डिक्लाइन अक्रॉस द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डैश मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इन टेम्परेचर्स. ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं ड्यू एज. सबसे पहली बात तो ड्यू एज होता नहीं है, ड्यू टू होता है. ठीक है, ओइंग टू, बिकॉज, एज सच, ऑन टू. ऑन टू भी यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया गया, बम्बल बीज आर इन ड्रास्टिक डिक्लाइन अक्रॉस द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बिकॉज मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम, बिकॉज भी नहीं होगा. ठीक है, ऑन टू मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम भी नहीं होगा. उसके अलावा दिया गया है एज सच. सो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एज सच मोर फ्रीक्वेंट, नो. इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ओइंग टू. ठीक है, ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ. ठीक है, इसके कारण, जो टेम्परेचर्स है उनके कारण. सो बिकॉज नहीं आएगा, उसकी जगह बिकॉज ऑफ आएगा या फिर ओइंग टू आएगा. सो ओइंग टू इसके अंदर सबसे अप्रोप्रिएटली फिट होता है. सो बम्बल बी आर इन ड्रास्टिक डिक्लाइन अक्रॉस द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ओइंग टू more frequent extreme in temperature. So a study suggests that likelihood of a bumblebee population surviving in any given place has declined 30% in the dash of a single human generation. So decline by 30% in the organization of human generation, in the time of human generation, resource, in the course. Course का मतलब होता है particular period of a time. ठीक है, in the course of human generation. ठीक है, मतलब course का मतलब जो चीज चलने वाली है एक पीरियड में, something which is about to happen in a given period of time. ठीक है, सो ये बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे. इस केस के अंदर राइट ऑप्शन होगा बी ओइंग टू, इसमें राइट ऑप्शन होगा कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इन द कोर्स ऑफ अ सिंगल ह्यूमन जनरेशन the researchers used data dash over 115 period on a 66 bumblebee species. So researchers used data collected
यहाँ पे सी, अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है कलेक्टेड एंड उसके आगे क्या लिखा गया है, डैश ओवर 115 पीरियड, मतलब जो डेटा है उसको 115 साल तक टेस्ट किया गया। सो यहाँ पे ऑब्वियसली कलेक्टेड जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कलेक्टेड का मतलब होता है इतने टाइम से जो डेटा है उसको एक साथ कंबाइन करके देखना। ठीक है, सो मर्ज बेसिकली कंबाइन होता है, बट कंबाइन नहीं होगा, कलेक्टेड इसके अंदर अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। गैदर भी नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। ये ऑल दो सिनोनिम्स ही है, बट स्टिल इसके अंदर जो कलेक्टेड है वो सबसे अप्रोप्रिएटली फिट होगा। ठीक है, बिकॉज द डेटा वॉज कलेक्टेड ओवर 115-year period on 66 bumblebee species across the North America and Europe to develop a model simulating the climate chaos scenarios. They were able to see how bumblebee populations has changed over the years by dash where the insects. ठीक है, bumblebee population has changed over the years by analyzing, नहीं, by comparing, because bumblebee को किसके साथ कंपेयर किया, where the insects were now to where they used to be. अभी जहां insects है वहां पहले bumblebee हुआ करती थी, तो यहाँ पे क्लियरली जो वर्ड आएगा वो होगा कंपेयरिंग। ठीक है, ईयर्स बाय कंपेयरिंग। ठीक है, ऑब्सेसिंग नहीं होगा, ऑब्सेस का मतलब होता है टू प्री ऑक्यूपाई द माइंड और टू फिल द माइंड विद समथिंग, तो ऑब्सेसिंग यहाँ नहीं आएगा। इम्प्लीकेट करना मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना, वो भी नहीं होगा। डेसिफर का मतलब अगेन आइडेंटिफाई करना या इंटरप्रेट करना, तो डेसिफियरिंग नहीं आएगा, इम्प्लीकेटिंग नहीं आएगा, एनालाइजिंग नहीं आएगा, ऑब्सेसिंग भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे बम्बल बी को इंसेक्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा बी, कंपेयरिंग। फिर दिया है द फाइंडिंग्स बाय द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट मच लार्जर डिक्लाइन आर लाइकली इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस डैश इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रूफ इन द कमिंग ईयर, नहीं, एविडेंट का मतलब होता है प्रूफ। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली इन द कमिंग ईयर, मॉडरेटली, मेजॉरिटी, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकल का मतलब होता है सडन जंप आना, बहुत हाई। ठीक है, एकदम से जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक। ठीक है, सो द फाइंडिंग बाय द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट मच लार्जर डिक्लाइन, सिंस यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि जब टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है तो हम लोग डिक्लाइन ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो अगर हमें लार्जर डिक्लाइन ऑब्जर्व करना है तो वो तभी होगा जब टेम्परेचर के अंदर लार्जर चेंज आएगा। तो लार्जर चेंज की जगह यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो होगा ड्रास्टिक। ठीक है, सो ड्रास्टिक इन द कमिंग ईयर्स, many of the species could dash forever if we do not take the substantial effort to reduce the climate change. So many of the species could dash forever. Now यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, many of the species could extinct, ठीक है, recede, perish, get off, decline. अब इन सब वर्ड्स के काफी क्लोज मीनिंग होते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने के वर्ज पे। ठीक है, रिसीड का मतलब कम होना, पेरिश का मतलब होता है स्लोली डिक्लाइन होना, धीरे धीरे खराब होना। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, गेट ऑफ नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा। सो सबसे अप्रोप्रिएटली जो यहाँ फिट होगा वो होगा पेरिश। सो मेनी ऑफ द स्पीशीज कुड पेरिश, हो सकता है कि पेरिश हो जाए फॉर एवर इफ वी डू नॉट टेक द सब्सटेंशियल एफर्ट टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज। बम्बल बी प्ले अ की रोल इन पॉलिनेटिंग क्रॉप जैसे कि टोमेटो, स्क्वैश एंड बेरीज। We must address the climate change itself and dash action we take. So we must address the climate change and अब कैसा action लेना चाहिए, and some action and one action and action, every action यहाँ पे right होगा। ठीक है, we must address the climate change itself and every यहाँ पे right up fit होगा and every action we take to reduce the emission will help. तो वो सब help करेंगे बम्बल बी के अंदर। So this is the entire passage and ये जो इसके अंदर blank दिए गए थे वो उनके appropriate answers हैं। Alright. Now the next question is, in the given question a statement is divided into different segment. You have to rearrange them to form a meaningful sentence. ठीक है, यहाँ पे आपको jumbled सी ये पार्ट्स के अंदर जंबल कर दिया गया है एंड अब आपको इस तरह से अरेंज करना है कि जो पूरा सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर सही है तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ सी, एट द जस्ट हैपेंड आउट व्हाट हैड ही वाज स्टार्टिंग वाटर पॉट ट्राइंग टू फिगर। नाउ यहाँ पे इस तरह से जंबल करके दिया गया है। सो राइट आंसर क्या होगा, सी, सबसे पहले क्या है, एट द जस्ट हैपेंड आउट ऑफ व्हाट ही वाज ट्राइंग वाटर पॉट ट्राइंग टू फिगर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने का देखें तो सी, सबसे पहले ये अगर हम ऑप्शन ले, ही वॉज स्टेरिंग, तो वो देख रहा था। ठीक है, ही वॉज स्टेरिंग एट द वाटर पॉट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हैड जस्ट हैपेंड। तो ये इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा, दैट इज DAECB,
DAECB, बिकॉज ये स्टार्ट होगा ही वॉज स्टेरिंग, किसको देख रहा था, सो ही वॉज स्टेरिंग, फिर आएगा ए, एट द वाटर पॉट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, तो ये इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है enter the market, then companies have to adopt that technology when a new technology, no choice but। ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये स्टार्ट होगा सी से, when a new technology enters the market, जब भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये स्टार्ट होगा सी से, सी के बाद आएगा ए, so when a new technology enters the market then the companies have no choice but, ठीक है, no choice but टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको उसे अडॉप्ट करना होता है, तो CADB, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो उसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज बीन वेटिंग, अराइव होम रेस्टलेसली फॉर देयर कजन्स टू द बॉयज हैड, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जंबल दिया गया है। नाउ सी, सबसे पहले क्या होगा, द बॉयज हैड बीन वेटिंग, ठीक है, अगर हम लोग DA ले, दैट द बॉयज हैड बीन वेटिंग रेस्टलेसली फॉर देयर कजन्स टू अराइव होम, DACB, ठीक है, ऑप्शन सी जो है DACB, तो वो इसके अंदर एक राइट मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएगा, सो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट अ सेंटेंस विद वन ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट इन द ब्लैंक मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल, तो आपको गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे ग्रामेटिकली आएगा और फिट होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले है डैश सिक्योरिटी चेक्स वेर पुट इन प्लेस बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज, ब्लो सिक्योरिटी चेक, ठीक है, ये नहीं होगा, रैंडम सिक्योरिटी चेक्स वर पुट इन द प्लेस, ठीक है, ये इसके अंदर राइट होगा कि कहीं कहीं पे रैंडम सिक्योरिटी चेक रखा गया है, वर पुट इन द प्लेस बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। डिस्पाइट नहीं होगा, अमिट्स नहीं होगा, अमिट्स का मतलब होता है इन मिड्स ऑफ समथिंग, ठीक है, बीच में, किसी चीज के बीच में, इन मिड्स ऑफ समथिंग, तो ये भी नहीं होगा, ब्लो नहीं होगा, डिस्पाइट नहीं होगा, सो रैंडम सिक्योरिटी चेक्स वर पुट इन प्लेस बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है देयर वर 2000 एप्लीकेंट्स बट ओनली 1/8 ऑफ देम वर डैश फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, 2000 एप्लीकेंट थे बट उनमें से सिर्फ 1/8 जो है वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। नाउ इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, रिक्वेटेड एक दिया गया है, एनरोल्ड नहीं, जब आउट ऑफ गिवन नंबर में से कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट, टर्मिनेट नहीं होगा, उसका मतलब होता है खत्म कर देना, तो शॉर्ट लिस्टेड जो है वो इसके अंदर सबसे राइट आंसर है। So there were 2000 applicants but only 1/8 of them were shortlisted for the interview. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है it is one of the best teams the company has ever. So it is one of the best teams, मतलब बहुत सारी में से ये एक one of the best teams है, the company has ever, अब क्या क्या ऑप्शन है, the company has ever drew, the company has ever available, the company has ever seen, आज तक नहीं देखा, उनमें से सबसे बेस्ट, जितनी भी आज तक टीम्स देखी है उनमें से सबसे बेस्ट टीम है, रिवील मतलब होता है बता देना, क्लिक्ड नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीन। फिर दिया गया है दैट द लेटर हैज बीन रिटन इन अ वेरी यूनिक, सो द लेटर हैज बीन रिटन इन अ वेरी यूनिक, ऑप्शन है मार्कर, मार्कर तो नहीं होगा, ठीक है, इन अ वेरी यूनिक कंडीशन भी नहीं होगा, पैरेलल नहीं आएगा, मिस्ट्री मतलब जो अनसॉल्व्ड पजल जो होता है तो वो भी नहीं होगा, सो द लेटर हैज बीन रिटन इन अ वेरी यूनिक स्टाइल, सो ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन अलोंग विद द यूसेज इन द सेंटेंसेस गिवन इन द ऑप्शन, यू हैव टू चूज द ऑप्शन इन विच द यूज ऑफ द गिवन वर्ड इज कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा एंड उससे रिलेटेड 3 सेंटेंस में उस वर्ड को यूज किया जाएगा, आपको बताना है कि इस वर्ड का जो करेक्ट मीनिंग है बोथ कॉन्टेक्चुअली भी एंड ग्रामेटिकली इनमें से किन सेंटेंसेस के अंदर करेक्टली यूज किया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे सी, मोस्ट ऑफ द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द बॉम्ब ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ करना, ठीक है, एक बूस्ट करना, तो मोस्ट ऑफ द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द बॉम्ब, नहीं, बॉम्ब से स्ट्रेंथन हुआ ये नहीं है, यहाँ पे नहीं अप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। फिर है her speech was full of excuses and evasions and never properly strengthened the issue, नहीं, explained the issue या elaborate the issue हो सकता है बट strengthened नहीं आएगा। फिर दिया गया है he showed great strength of character, now यहाँ पे इस वर्ड का एकदम सही यूज हुआ है
कभी भी कोई अपना कैलिबर दिखाता है तो उस टाइम हम लोग यूज करते हैं ही शोड ग्रेट स्ट्रेंथ यानी ग्रेट अमाउंट ऑफ कैरेक्टर व्हेन ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब्स। ठीक है, तो उस टाइम उसने ग्रेट स्ट्रेंथ दिखाया। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। सो मोस्ट हार्ट अटैक्स आर ब्रोकन बाय ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, ब्रोकन बाय ब्लड क्लॉट्स नहीं होंगे। शी हैड एन एक्सरे टू सी इफ एनी ऑफ हर रिब्स वर ब्रोकन। नाउ यहाँ पे इसका सही यूज हुआ है। ठीक है, कि उसने एक्सरे निकाला ये देखने के लिए कि कोई रिब्स ब्रोकन है या नहीं। फिर है इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड आई बी हैप्पी टू ब्रेक। आई बी हैप्पी टू एक्सप्लेन होगा, हैप्पी टू ब्रेक नहीं होगा। 1 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, ओनली 2 इज राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है श्रेड। श्रेड मतलब पेपर जो होता है ना उसकी श्रेडिंग होती है। ठीक है, मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में, तो दैट इज कॉल्ड ए श्रेड। So he ordered his secretary to shred the important documents to protect himself from the investigation. तो उसने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि पेपर को इस तरह से श्रेड कर दो to protect himself from the investigation. तो यहाँ पे श्रेड का सही यूज है। He ordered his secretary to shred the important documents to protect himself from the investigation. She always wore a coat even in the shred of summer. यहाँ पे श्रेड का सही यूज नहीं किया गया है। फिर है demonstrators arrive in shred टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिलिट्री एक्शन। यहाँ पे भी श्रेड का सही यूज नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ओनली 1, जहां पे पेपर श्रेडिंग की बात हो रही है वो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट दिया गया है बॉदर। बॉदर मतलब तकलीफ। ठीक है, बॉदर करना, किसी को परेशानी देना। सो दे वेंट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर देयर डिनर पार्टी बट हाफ द गेस्ट डिडंट बॉदर टू टर्न अप। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की, बहुत ट्रबल से की, बट काफी सारे गेस्ट आए भी नहीं। सो दे डिडंट बॉदर टू कम अप। ठीक है, तो यहाँ पे बॉदर का सही यूज किया गया है, बट उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं वहां जाने का। फिर है he bothered the man with a broken bottle and left the man seriously injured. He bothered the man, यहाँ पे इसका wrong use है। फिर है the noise was beginning to bother us. वो हमको परेशान करना शुरू ही कर रही थी, so we left. यहाँ पे भी सही यूज है। That is 1 and 3 में इसका करेक्ट यूज है, so the right answer will be option D. That is both 1 and 3. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस एंड मार्क इट एज योर आंसर इफ ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ना यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अगर सारे ही गलत है तो ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल आर इनकरेक्ट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है इन मार्च दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट्स इट्स एनुअल फ्लावर शो बाय डिस्प्लेड स्प्रिंग। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, मार्च में जो बात होती है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना एनुअल फ्लावर शो डिस्प्ले करती है, तो यहाँ पे आएगा इन मार्च दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट्स इट्स एनुअल फ्लावर शो बाय डिस्प्लेइंग होगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट यूसेज यहाँ पे आएगा बाय डिस्प्लेइंग द फ्लावर शो एंड द किचन गार्डन। तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। फिर है अ फ्यू मिनट्स लेटर दे मार्च्ड इनसाइड द रेस्टोरेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ पे इसकी राइट स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए बी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर दिया है द लीडर सेड दैट इट वाज द टाइम टू स्पीक विथ अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द लीडर सेड दैट इट वाज द टाइम टू स्पीक विथ नहीं आएगा, टू स्पीक अप आएगा। स्पीक अप राइट होगा। ठीक है, स्पीक अप का मतलब होता है मतलब आइडियाज एक्सप्रेस करना या अपनी बात बताना। तो यहाँ पे ये जो फ्रेजल वर्ड स्पीक विथ यूज किया गया है उसकी जगह स्पीक अप आएगा, तो सी भी रॉन्ग है। ओके, फिर दिया है 1917 अ सिनेमैटिक मास्टरपीस डायरेक्टेड बाय सैम मेंडिस इज अ मूवी अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। ना इसके अंदर ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ना ये कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है। तो डी इसके अंदर राइट आंसर है बिकॉज इसमें सब करेक्टली यूज किया गया है। 1917 a cinematic masterpiece directed by Sam Mendes is a movie about World War I. Okay, so this is right. Remember ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर काफी चांसेस है कि आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाए बिकॉज मिस्टेक आइडेंटिफाई करना, अगर आपको बहुत टाइम दिया जाए तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, लेकिन एग्जाम मोड के अंदर जहां पे आपको लिमिटेड टाइम अलोकेट किया जाता है वहां पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा करेक्ट है एंड किसमें मिस्टेक है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो मेक श्योर कि बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप इनको देखो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, फ्रेजल वर्ब्स गलत हो सकते हैं, जो पास्ट टेंसेज एंड जो वर्ब्स है उनका यूसेज गलत हो सकता है, ऑलराइट, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट दिया गया है Mary Shelley was an English novelist who wrote the Gothic novel Frankenstein on the year 1818.
ऑन द ईयर नहीं होता है, इन द ईयर होता है, ठीक है। सो देखो प्रेपोजिशन की भी मिस्टेक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इन टुडे न्यू, न्यू कुछ नहीं होता है, इन टुडेज न्यूज होगा ऑलवेज, ठीक है। सो इन टुडेज न्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड हैव रिपोर्टेड देयर फर्स्ट डेथ फ्रॉम कोरोना वायरस। सो न्यूज यहाँ पे राइट होगा, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर February 29 इज अ लीप डे। अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर February 29 इज अ लीप डे, तो ये राइट आंसर है। इसके बाद डी में दिया गया है इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टाइन won the Nobel Prize for Physics for his explanation of the photoelectric effect। नोबेल ये वाला नहीं होगा, नोबेल प्राइज स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये वाला नोबेल प्राइज आएगा। सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया, सो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, फिर दिया गया है एनिमल फार्म राइट बाय द जॉर्ज ऑरवेल इज अ controversial political satire। एनिमल फार्म राइट बाय नहीं, रिटन बाय, ठीक है, कुछ भी बुक या नोवेल है वो किसी ने लिखी होगी। सो एनिमल फार्म रिटन बाय द जॉर्ज ऑरवेल इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल सटायर, तो ए इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद दिया गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड द ताजमहल अलोंग विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर आएगा। ओके, डी भी इनकरेक्ट हो गया। द कुतुब मीनार इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन दिल्ली Mehrauli. So the Qutub Minar is a UNESCO World Heritage Site situated in Delhi Mehrauli. तो ये करेक्ट है। once a time नहीं होता है, once upon a time होता है, ठीक है। so once upon a time thousands of dinosaurs dominated our planet Earth, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है सी, यहाँ पे है मिशेल मधुसूदन दत्त अ बंगाली पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज फेमस विथ फ्रेजल वर्ब रॉन्ग है, फेमस फॉर होते हैं, ठीक है। जितने भी ये पाइनर्स हैं उन सब के लिए हम लोग लिखते हैं इज फेमस फॉर हिज वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, माइकल मधुसूदन दत्त अ बंगाली पोएट एंड अ ड्रामेटिस्ट इज फेमस फॉर हिज वर्क मेघनंद बद काव्या। ओके, सो ए इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया बिल गेट्स रोट हिज फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द एज ऑफ 13, ठीक है। अब ये करेक्ट लग रहा है, बिल गेट रोट हिज फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द एज ऑफ 13। बाकी चेक कर लेते हैं। बेसबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये BASEBALL आएगा, ठीक है। बेसबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट प्लेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट दिया गया है इन द बैटलफील्ड द वाउंडेड सोल्जर कॉल्ड अप नहीं होगा, कॉल्ड फॉर आएगा। कॉल फॉर का मतलब होता है टू क्राई फॉर हेल्प, ठीक है, किसी को मदद के लिए बुलाना। सो इन द बैटलफील्ड द वाउंडेड सोल्जर कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फेलो कमांडर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर होगा बी, बिल गेट रोट हिज फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द एज ऑफ 13। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले एक बार क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ एक्विफायर्स। फिर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द कंटेक्स्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू डिप्लीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस इंपॉर्टेंस। फिर दिया गया विच इज नॉट ट्रू, विच कैन कंप्लीट द ब्लैंक इन लेबल ए। उसके बाद बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अप ऑफ द स्प्रिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड सिमिलर मीनिंग बताना है विजिबल के। तो ये क्वेश्चंस हैं, नाउ यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। सो यहाँ पे दिया गया है ओनली 29% ऑफ द वाटर इन द गंगा इज फ्रॉम ग्लेशियर्स टिल द रिवर रीचेज मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश, द रेस्ट कम फ्रॉम द स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि सिर्फ 29% जो है वाटर, so 29% of the water in the river Ganga is from glaciers till the river reaches Muradabad in Uttar Pradesh. बाकी जो भी है वो spring से आता है. This shows the centrality of the Himalayan spring in maintaining the flow of the mountain river. The mountain range is home to 3 million of India's 5 million spring. Things, however, have changed quite rapidly in the past few decades. तो गए कुछ दशक में काफी सारी चीजें बदली है. About 50% of the springs have dried up. काफी सारे स्प्रिंग्स ऐसे हैं जो कि सूखे पड़ चुके हैं और टर्न्ड सीजनल, यानी कि सिर्फ जब रेनी सीजन होगा तभी उनमें पानी रहेगा, अदरवाइज वो ड्राई रहते हैं. सो ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग इज इंट्रिकेटली लिंक्ड
to desertification because nearly every river in India has its origin in spring. Any change in the spring hydrology has clear ramifications on the river hydrology, whether in the headwater region, whether spring manifest themselves as the sources of river, or in the lower reach plains of the river system, where they contribute almost invisibly as the base flows to river channel. So काफी सारे फैक्टर है जो कि इस desertification के लिए responsible है. In fact, the ramifications of disappearing spring have already become visible on the rivers. So ये जो springs dried up हो रही है वो अब clearly पता चलने लग गया है. A decade ago, the flow of Binsar River was so strong that it would wash away the bridges. Now sometimes its water level grow as low as 15 centimeter. The number of streams in Almora has got down to just 60 from 360 in the past 150 years. So you can see the stats. Now the drying up of spring is a major worry because they were only source of water to 50 million in 60,000 villages of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Assam and West Bengal. So पूरा जो region है North East का वो पूरा इसी पे ही dependent है. About 60% of the people in the rural region of the Himalayas still use the stream water for drinking, with nearly a fifth of the Himalayan population involved in agriculture and 64% of the cultivable land irrigated by the stream. Dash will have a substantial impact on the farmers too. So इन सबका जो impact है वो farmers पे भी पड़ेगा. Now the Himalayan spring are drying up primarily due to the changes in the land use, ecological degradation and the so-called development activities. These have depleted the aquifers in the mountains. Scientists link to climate change and say that the total rainfall in the Himalayas has decreased in the past century while the winter rain has almost disappeared. तो साइंटिस्ट ने इतने टाइम तक ऑब्जर्व किया है और वो इस कंक्लूजन पे आए हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो टोटल रेनफॉल है हिमालय के अंदर वो भी डिक्रीज होने लगी है एंड जो विंटर रेन है वो तो धीरे धीरे कम होने लगी है या फिर डिसअपियर होने लगी है. So the drying up of spring has also impacted the forest and wildlife. Many natural watering holes for the wildlife are in the form of the spring and seeps. Depletions has led to water insecurity inside the forest and the national park and on their fringes as well. These spring ensure the widespread water availability in the rivers and provide moisture to the soil. Their disappearance will eventually be felt in the plains. तो अभी तक तो mountains में ही देखने को मिल रहा है, फिर धीरे धीरे उसका effect plains में भी देखने को मिलेगा. So this was all about the passage. Now we'll see the question. According to the passage, which of the following is or are factors which are responsible for the depletion of aquifers? तो यहाँ पे इनमें से कौन से factor responsible है? सबसे पहले दिया गया है increased consumption as aquifers are the major source of water for the people living in the Himalayas. पर उनका consumption के बारे में इसमें बात नहीं की गई है. Many of the aquifers have turned seasonal and not easily accessible due to the development activity. वो seasonal हुए हैं ये true है पर development activities नहीं mention है. उसके बाद है decrease in the total rainfall in the Himalayas with the winter rain contributing almost nothing in the replenishment of aquifers. So ये एकदम सही है कि जो seasonal rainfall है and जो water है Himalayas में वो धीरे धीरे कम होने लगा है. So the right answer will be option C. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया which of the following is true as per the context provided in the passage. सबसे पहले है widespread water availability in the river and the moisture in the soil is ensured by the spring. ठीक है, जो soil जो moisture है वो भी spring के कारण ही होता था. तो this is true that the widespread water availability in the river and the moisture in the soil is ensured. फिर है due to the decline in the number of streams in Almora, the flow of Binsar river has subsided. Now यहाँ पे अल्मोरा की बात हुई है बट उसके डिक्लाइन के कारण इसका ये रिवर सबसाइड नहीं हुई है तो दिस इज रॉन्ग. ओके, फिर है द हिमालयन स्प्रिंग आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ द माउंटेन रिवर. दिस इज ट्रू. जो हिमालयन स्प्रिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इतनी भी ये रिवर्स है माउंटेन रिवर्स है उनके फ्लो के लिए. तो इस केस के अंदर राइट आंसर है 1 and 3. दैट इज ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 and 3. फिर नेक्स्ट दिया गया है कि आपको सिमिलर मीनिंग बताना है डिप्लीट से. ठीक है, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे रिड्यूस होना, खत्म हो जाना. ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है. तो डिप्लीट से सिमिलर वर्ड है एग्जॉस्ट, मतलब कि ग्रेजुअली कम हो जाना. ठीक है, असर्टेन नहीं होगा, रिन्यू मतलब नया होता है, मेंड नहीं होगा, टीयर नहीं होगा. ओके, फिर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड इंपॉर्टेंस. ना यहाँ पे इंपॉर्टेंस वर्ड को क्या रिप्लेस करेगा? रेमिफिकेशन नहीं आएगा, डिग्रेड नहीं आएगा, सेंट्रलिटी. ठीक है, द मेजर आइडिया, जो मेजर इंपॉर्टेंस है या जो मेजर फोकस है
तो इंपॉर्टेंस से सिमिलर वर्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेंट्रलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। जो भी यहाँ पे हमको दे रखा है इनमें से गिवन सेंटेंसेस में कौन से ट्रू नहीं है ये बताना है। नॉट मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन रूरल रीजन, ये ट्रू नहीं है बिकॉज आधे से ज्यादा लोग डिपेंडेंट है हिमालयाज पे, क्योंकि वो अभी भी पानी के लिए वही वाटर यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। फिर द ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग इज नॉट एन इशू ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स, पर और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स है ही नहीं। अगर स्प्रिंग ड्राइड अप हो जाएगी तो वहां पे उसकी कमी होगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फिर है ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू डेजर्टिफिकेशन, ये सही है कि अगर स्प्रिंग्स जो है वो ड्राइड अप होगी तो उससे डेजर्टिफिकेशन होगा, सो दिस इज ट्रू। बट हमको बताना था नॉट ट्रू वाले, तो 1 ट्रू नहीं है, 2 ट्रू नहीं है, तो इस केस में आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर नॉट ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन बी यूज टू फिल द ब्लैंक लेबल्ड ए इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, कॉन्टेक्चुअली भी एंड ग्रामेटिकली भी। तो सी ब्लैंक्ड कहाँ पे यूज किया गया है? यहाँ पे। विथ नियरली अ फिफ्थ ऑफ द हिमालयन पॉपुलेशन involved in agriculture and 64% of the cultivable land irrigated by the stream will have a substantial impact on farmers too. तो यहाँ पे क्या आएगा? Stream, the uproar of rainfall, नहीं ये नहीं होगा, the death of the stream right है, because the land irrigated by the stream and the death of the stream will have the impact on the farmers too, तो उनके लाइफ पे भी impact आएगा। So this is right. डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्सेज नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्प्रिंग नहीं होगा। ठीक है, सो राइट आंसर होगा बी, द डेथ ऑफ द स्प्रिंग। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनमें से कौन सा रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? वाटर इनसिक्योरिटी इनसाइड द फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क, ये सही है। ड्रॉप इन द मॉइस्चर इन द सॉइल, ये भी सही है। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन रिवर, दिस इज ट्रू। लैक ऑफ वाटर ऑन द फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क, ऑल आर करेक्ट। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द पैसेज? विजिबल। विजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी क्लियरली सीन। सो कंसील्ड का मतलब होता है हाइड करना, कंसील्ड इसके ऑपोजिट हो गया। ग्रैंड मतलब समथिंग विच इज ह्यूज या फिर बिग, वो नहीं होगा। स्लाइट मतलब लिटिल, कुछ भी चीज बहुत कम। लाइकली मतलब फेवरेबल हम लोग बोल सकते हैं, तो लाइटली भी नहीं आएगा, सो ये सब गलत होंगे। नोटिसेबल मतलब जो क्लियरली ऑब्जर्व कर सके, इजीली नोटिस में आता है। एंड विजिबल का भी वही मतलब होता है, सो इसके मोस्ट सिमिलर मीनिंग होगा ई, नोटिसेबल। क्लियर? सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो इसके अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है अगेन वो सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले दिया है आपको ये सॉल्व करना है 3/7 ऑफ सी, यहाँ पे है 3/7 ऑफ 511 माइनस 1111 इज इक्वल्स टू x इंटू 3। ठीक है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड बाय 7, 7 7 इज 49, 21 ये 3 हो जाएगा, एंड दिस इज 9, 219 आएगा, उसमें से 111 निकाल देंगे, सो दिस विल बी 108, एंड ये 3 इधर डिविजन में आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट 36। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर दिया है x डिवाइड बाय 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 1082 में से 450 आपको माइनस करना है, सो दिस विल बी 2 3 632, 632 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 632, यहाँ पे इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे इज 1, 23 4 5 इज 20, 32 8, 158 इंटू 9 करेंगे 72 7 एंड 45 एंड 9, 45 एंड 7 यहाँ पे आ जाएगा 52, 9 1 इज 9 एंड 5 इज 14 22। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज 1422। इसके बाद नेक्स्ट है सी, ये 0 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 65 इंटू 24, दिस इज व्हाट 65 इंटू 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, 15 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, दिस विल बी 3 एंड 13 3 इज 39। ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 12% ऑफ 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 195। इसको सॉल्व करना है, दिस विल बिकम 4 एंड अगर इसको एज इट इज रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 4 3 टाइम्स इज 12 होता है, so this is 195 into 100 divide by 3, यहाँ आ जाएगा 3 6 is 18 and 15 63 यहाँ पे हो जाएगा, so
नहीं 3 is 15, 6500 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 3640 प्लस 14 इंटू 8 इज 112 माइनस 225 इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2573 एंड उसमें से 225 को माइनस कर देते हैं, सो दिस विल बी 7, 4 2 इज 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 2 इज 5, 3527। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 2 टू द पावर 4 प्लस 355 डिवाइड बाई 7 प्लस 25, कैसे सॉल्व होगा? 2 की पावर 4 ये 16 हो जाएगा, प्लस ये 355 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 आएगा, प्लस ये 25 रहेगा, इज इक्वल्स टू x। ये फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा 11, 1 कैरी एंड दिस इज 6 एंड 1 इज 7, 371 प्लस यहाँ पे 7 से एलसीएम लेंगे, 7 5 इज 35, 3 7 2 14, 15 16 17, 175 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू x। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 6 and 7 7 is 14, 1 carry and this is 546 divided by 7. Now 7 7 is 49 and यहाँ पे बचा 56, 7 8 is 56, तो x की वैल्यू आ गई 78। ओके, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सो दिस इज व्हाट 13 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 2, पूरा मल्टीप्लीकेशन में ही है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 13 3 5 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी 13 3 is 39 एंड 5 2 is 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 39 बाई 10, यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस 39 बाई 10 एंड ये हो जाएगा 41 बाई 10। ठीक है, 41 बाई 10, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर दिया गया है 1145 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1198 माइनस ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 is 10, 14, 5 2 is 10, 45 9, 2 29, 9 2 is 18, 2 2 is 4 and 1 5 and 2 2 is 4, 58 is equals to 1198 माइनस ऑफ x, या फिर x की यहाँ से वैल्यू निकाले, सो दिस विल बी 1198 माइनस ऑफ 458, so this will be 0, यहाँ बचेगा 4 and this will be what 740, that is option C जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे दिया है 11 स्क्वायर जो कि 121 होता है, प्लस 126 डिवाइड बाई 3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 342 यहाँ पे आ जाएगा, 121 प्लस 42 ये हो जाएगा 163, उसमें से 40 माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 123, ऑप्शन बी जो है वो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ 225, किसका होता है ये? 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 इंटू 6 डिवाइड बाय 5 प्लस ऑफ 145 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे 3 आ जाएगा 18, 145 में अगर हम लोग 18 ऐड कर ले, सो दिस विल बी व्हाट 13 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6163, दैट इज ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपको रॉन्ग टर्म बताना है गिवन सीरीज में से। नाउ सीरीज क्या है? 29 है, फिर 49 है, 64 77 87 94 98। यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ अगर ऑब्जर्व करो 87 से 94 दैट इज 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर अब यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करो तो ये पीछे की साइड से अगर देखें तो 3 से इंक्रीज हुआ है, अगेन यहाँ पे +3 हुआ तो 10 हुआ, +3 हुआ तो 13 हुआ। यहाँ पे जो है वो गैप 15 का आ रहा है, बट एक्चुअली आना चाहिए 16 का, अभी आ रहा है 15 का, क्योंकि अगर इसमें हम +3 करेंगे तो यहाँ 16 आना चाहिए, बट अभी 15 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज यहाँ 49 की जगह 48 होना चाहिए, सो रॉन्ग नंबर इज 49। ओके, फिर है 4 3 5, फिर यहाँ है 14 55 278, तो आपको बताना है इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। इफ विल ऑब्जर्व द पैटर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आ रहा है, 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14 आ रहा है। ठीक है, 14 इंटू 4 14 4, यहाँ पे होगा 56 माइनस 1 55, ये भी राइट है। सो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 55 इंटू 5 माइनस 1, अगर इसको करके देखेंगे तो 55 इंटू 5, 5 5 इज 25, 5 25 275 है, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 274 आना चाहिए, सो जो 278 है वो इसके अंदर रॉन्ग आंसर है। फिर क्या दिया है, 1.9 है, 3.67 13.8, उसके बाद है 27.4 एंड रॉन्ग बताना है कि इसमें से कहाँ पे चेंज आ रहा है। नाउ सी 19 का डबल 38 होता है, ठीक है, तो इंटू 2 माइनस यहाँ पे 3.8 होना चाहिए,
पर 3.6 है, दैट इज -0.2 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली 36 का डबल 72 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 72 होगा 7.2, और उसमें से अगर हम लोग -0.2 करेंगे तो 7.0 आएगा। सो ये भी क्या लॉजिक लगा, इंटू 2 माइनस ऑफ 0.2। 7 का डबल होता है 14, 14 में से 0.2 निकालेंगे तो 13.8, ये भी राइट है। 13.8 का जब हम डबल करेंगे, ठीक है, एंड उसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी आएगी 27.4, विच इज ऑल्सो राइट। पर अब 274 का डबल करेंगे, सो दिस इज 8, 7 2 इज 14, 548, एंड उसमें से अगर 0.2 निकालेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू 54.6 आनी चाहिए, यहाँ पे 53.6 दी हुई है। सो दिस इज रॉन्ग, तो एरर है सी पार्ट के अंदर, ओके। फिर दिया है 4, 30, 45, 81, 130, 194, 275। बताना है कि एरर कहाँ पे है, सी। अगर हम लोग डिफरेंस देखें, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 से सीधा 30 हुआ, दैट इज 26 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर 30 से 45 अगर हम लोग देखेंगे तो ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 45 से 81 अगर ये डिफरेंस ऑब्जर्व करें तो ये 36 का आ रहा है। 81 से ये 49 का आ रहा है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें 564 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, 8 स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, 7 स्क्वायर का आ रहा है, 6 स्क्वायर का आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, सिंस 45 से 81 राइट है, दैट इज 45 तो राइट है, 30 में एरर है, बिकॉज यहाँ पे 25 आना चाहिए था। दैट इज अगर हम लोग 30 की जगह 20 लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी 26 की जगह 16 आएगा, जो कि होगा 4 का स्क्वायर। तो एरर है 30 में, उसकी जगह आना चाहिए था 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 16 है, 32 है, 80, 128, 256 एंड 512। कहाँ एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 इज 32, फिर इंटू 2 होता तो 64 होता, 64 का डबल 128 आता, उसका डबल 256, उसका डबल 512, तो 80 गलत है, उसकी जगह 64 राइट आंसर होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करके बताना है कि एक्स वाई में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर एंड स्मॉलर होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी पावर ऑड होती है तो एक ही साइन आता है, लेकिन अगर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे। यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो सिंपली एक्स आ जाएगा 4, एक ही साइन आएगा पॉजिटिव वाला। फिर दे रखा है 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक है 2 और दूसरा दे रखा है 36। 36 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 18, एंड 18 को भी हम लोग 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ऑफ 8 एंड 9, ठीक है। और 8 प्लस 9 17 भी आता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोग सी माइनस एंड प्लस है, तो जो रूट्स आएंगे वो किस तरह से होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, बिकॉज ये इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। एक रूट आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, दूसरा आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब 4, इसका मतलब होता है 4.5। नाउ अगर आप कंपेयर करोगे तो y की ये वैल्यू इक्वल है, बट ये वैल्यू ग्रेटर है, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। y जो है वो x से ग्रेटर और इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 11 माइनस वाई, प्लस माइनस है तो रूट्स कैसे आएंगे, माइनस एंड प्लस आएंगे। सिमिलरली प्लस एंड माइनस है तो जो रूट्स है वो माइनस एंड प्लस आएंगे। रूट्स क्या बनेंगे, 6 मतलब 2 3 एंड 10 मतलब 2 5, उसे 11 लाना है। 15 एंड 4 11 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 15/6, ये वैल्यू बन जाएगी 4/6। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है 15, यानी कि 3 एंड 5 एंड 3, उससे 4 लाना है, तो 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 9/15, एंड ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/3 3 9, हाँ यहाँ पे आएगा 5/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये वैल्यू होगी 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगी, एंड ये 1/3 आएगा। ना अगर आप इसको कंपेयर करने जाएंगे तो 3/2 का मतलब होता है 1.5 एंड 3/5 का मतलब होता है 0.6, दैट इज, और ये नेगेटिव में है, मतलब 0.6 जो है वो इन दोनों से बड़ा, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है। सिमिलरली ये है 0.3, बट ये एक से बड़ा है एक से छोटा है, तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 21, प्लस एंड माइनस है तो रूट्स माइनस एंड प्लस आएंगे। फिर है 2y स्क्वायर माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो प्लस एंड प्लस आएंगे। नाउ सी 2 है 21 है मतलब 7 एंड 3, ना उससे x लेके आना है तो रूट्स क्या बनेंगे 6 एंड 7, एक आ जाएगा 7/2, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 6/2, ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ 3.5 एंड ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3,
सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2 and 27, 9 3 is 27 and 9 and 6 is 15, तो एक रूट आ जाएगा 9/2 यानी कि प्लस का 4.5 एंड दूसरा रूट आ जाएगा 6, सो दिस विल बिकम व्हाट 6/2 विच इज इक्वल टू प्लस का 3। रिमेंबर प्लस का 4.5 दोनों से बड़ा है एंड जो 3 है वो इक्वल है, तो यहाँ पे केस कैसा बन रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे। रूट्स क्या बनेंगे 9 है तो 3 3 ले सकते हैं एंड 10 है तो 2 5 ले सकते हैं। नाउ 21 लाना है, 6 एंड 15 21 होता है तो 15/9 एक रूट आएगा एंड 6/9 एक रूट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट 5/3 एंड दिस विल बिकम व्हाट 2/3। फिर यहाँ पे क्या है 5 एंड 26 है तो 5 26 को 13 इंटू 2 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट 10 एंड 13, तो एक रूट बन जाएगा 13/5, दूसरा रूट बन जाएगा 10/5। नाउ सी ये क्या है 5/13 एंड 2/3, ये है 13/5 एंड 10/5। नाउ अगर इसको कंपैरिजन करने जाएंगे तो सी ये क्या हो रहा है 13/5, 5/3 मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 के अराउंड, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 के अराउंड, बट 13/5 का क्या मतलब होती है, ये वैल्यू कितनी हो रही है 2.6 के अराउंड। सिमिलरली ये 2 के अराउंड, दैट इज y जो है दोनों केस में बड़ा है, तो इसमें आंसर होगा y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्या है 2x² माइनस x माइनस 6, माइनस माइनस है तो जो रूट्स है वो किस तरह से आएंगे प्लस एंड माइनस। ठीक है, एंड प्लस प्लस है तो यहाँ पे जो रूट है वो कैसे आएंगे माइनस माइनस आएंगे। ओके नाउ यहाँ पे सी 2 है एंड 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 4 एंड 3 रूट्स बन जाएंगे 4/2 एंड 3/2, तो ये रूट आएगा प्लस का 2 एंड ये आएगा माइनस का 1.5। फिर यहाँ पे 6 है 2 एंड 3 एंड 5 है तो 10 एंड 3 नहीं होगा 2 3 एंड 5, तो रूट्स किससे बनेंगे 15 एंड 2 17 होते हैं तो 15/6 एक रूट बनेगा एंड 2/6 एक रूट बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 5/2 एंड ये होगी माइनस ऑफ 1/3। नाउ सी माइनस का 1.5 है, ये माइनस का 2.5 है तो इसमें x बड़ा है, बट ये कितना है माइनस का 0.33, तो ये इससे बड़ा है। दैट इज इस केस के अंदर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ई, नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश बिटवीन देम, तो इस केस के अंदर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट आंसर होगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी इन्वेस्ट 10% ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के अंदर गौरी कितना स्पेंड करती है 10%, आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड 30% ऑन बाइंग ग्रोसरी। अब टोटल सैलरी मान लो 100% थी जिसमें से 10% में अगर उसने म्यूचुअल फंड में निकाल दी तो अब उसके एक्सपेंडिचर में कितनी बची 90%, और उस 90% का 30% वो ग्रोसरी लेने में स्पेंड करती है, तो हमें कितना निकालना है 30% ऑफ 90%, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/100 ऑफ 90/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 27/100। इतना जो है 27%, ठीक है, इंटू 100 अगर हम लोग कर ले तो 27% जो है वो ग्रोसरी में निकल गई। इफ शी इन्वेस्ट 4800 इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में कितना स्पेंड करी थी 10%, 10% की अगर वैल्यू 4800 है तो 1% की वैल्यू 480 होगी। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द अमाउंट शी स्पेंड ऑन ग्रोसरी, तो ग्रोसरी पे कितना स्पेंड करी है 27%, 1% की वैल्यू अगर 480 है तो 27% की क्या वैल्यू होगी 27 इंटू 480, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी दैट इज 12960। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्पेंड 20% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन द ग्रोसरी। मान लो कि शांति की मंथली सैलरी 100% है, उसमें से अगर वो 20% ग्रोसरी में स्पेंड कर देती है तो रिमेनिंग सैलरी कितनी हुई 80%। ठीक है, सो आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड 27.5% ऑन रेंट, तो 80% में से 27.5% अगर वो रेंट में स्पेंड करती है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे एक और जीरो आएगा, देन 5 से कैंसिल करेंगे 5 5 इज 25, 25 यहाँ 5 आएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे 11 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4, ये कैंसिल होगा 2, दैट इज 22% जो है वो सैलरी स्पेंड हुई रेंट में एंड शी सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। अब जो बाकी का अमाउंट है वो सेव करती है, देन द एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ हर मंथली सैलरी, तो जो रेंट का एक्सपेंडिचर है मतलब जो 22 है वो मंथली सैलरी का कितना परसेंट है, हमने मंथली सैलरी स्टार्टिंग में कितनी मान ली थी 100%, सो 22 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100%, ये निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 22%।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दैट ए इज 6 ईयर एल्डर देन बी। ठीक है, रेशियो ऑफ ए is a 4 year hence and present age of B is 4:3. What is the ratio of A and B 4 years ago? ये निकालना है। मान लो कि B की जो प्रेजेंट एज है वो X ले लेते हैं, तो A की प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 ईयर एल्डर, तो A की प्रेजेंट एज यहां से कितनी आ गई X + 6 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है A की एज 4 साल बाद एंड जो B की प्रेजेंट एज है उन दोनों का रेशियो दिया है। तो A की एज 4 साल बाद मतलब अभी कितनी है X + 6 और 4 साल कर लेंगे तो A की एज कितनी आ गई X + 10। तो इसका रेशियो दिया है कि A की एज 4 साल बाद यानी X + 10 एंड जो B की एज है उन दोनों का रेशियो है 4:3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 3x + 30 = 4x, या फिर यहां से x की वैल्यू निकल गई 30 ईयर्स। हमको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A एंड B 4 years ago। 4 years ago क्या वैल्यू होगी, तो ये आई 30, तो 4 years ago हो जाएगी, B की एज है X 4 year ago, ये एज हो जाएगी 26 एंड A की हो जाएगी, पहले तो इसमें से A की एज कितनी होगी, इसमें 36 एंड उसमें से कम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो हमको A एंड B का रेशियो निकालना था, ये A की वैल्यू है ये B की है, तो 16:13 जो है दैट इज ऑप्शन A जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है दैट द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years इज ₹11,520। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है जो कि अगर हम लोग 1 साल का निकाले तो वो कितना होगा 11,520 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 2880 के बराबर। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, ठीक है, तो वो कितनी बनेगी, दिस विल बी व्हाट 2880 डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है 24,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रेट परसेंट मिल जाएगा, यहां से रेट की वैल्यू आएगी 12%। फिर क्या दिया है, इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड 8 more रेट परसेंट फॉर 3 years। ठीक है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट, सेम सम को अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पर अब 8% कम के लिए, तो 12 - 8%, सेम प्रिंसिपल दैट इज 24,000 P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 4%। टोटल अमाउंट कितना निकल जाएगा, टोटल कितना आएगा, दिस विल बी व्हाट, इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 20 × 3 is 60, 60 × 24, ये वैल्यू आएगी 14400 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 24,000 एंड उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी दैट इज 14400, तो दिस विल बी 004838400, ये टोटल अमाउंट होगा। सो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, so यहाँ पे क्या दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन थी आपको, प्रिंसिपल गिवन था, पहले आपको रेट कैलकुलेट करनी है 4 years के लिए, एक बार आपने रेट परसेंट निकाल दी फिर सेम रेट परसेंट पे नहीं, सेम प्रिंसिपल के ऊपर रेट के अंदर 8% का डिक्रीज होगा तो आपको फाइंड आउट करना है एंड देन दोनों को ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में से पूछा गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ना यहाँ पे डिले दिए गए हैं फ्लाइट्स के, ABCD 4 फ्लाइट है 4 दिन के अंदर, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये टेबल है जहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 दिन है एंड ABCD ये 4 है एंड उनके टाइम दे रखे हैं मिनट्स में फॉर विच द फ्लाइट्स आर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल टाइम फॉर विच द फ्लाइट C and D was delayed on Tuesday, 1/5 of the delay was because of the late arrival. What was the total time for which the flight C and D was delayed because of the late arrival? ये बताना है। ठीक है, तो डिले कितना हो रहा है C, हमको कौन सी फ्लाइट के लिए बताना है, आउट ऑफ द टोटल टाइम फॉर विच फ्लाइट C and D was delayed on Tuesday, तो ये है 65 एंड ये है 35, तो 65 + 35 यानी कि कितने देर का डिले हो रहा है, यहाँ पे 100 मिनट्स का डिले हो रहा है एंड 1/5 ऑफ द डिले वाज बिकॉज ऑफ द अराइवल। इसका जो 1/5 है दैट इज जो 20 मिनट्स का डिले है वो अराइवल के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल टाइम, तो वो कितना हो जाएगा बी 20 मिनट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिले इन द फ्लाइट सी ऑन मंडे, तो फ्लाइट सी मंडे पे कितना है 39, फ्लाइट C on Monday was what % less than the delay in the flight D on the same day, तो delay on D is कितना है 48, तो 48 - 39, तो ये कितने का डिले आ रहा है 9 का, कहाँ से आ रहा है 48 का इंटू 100, बस ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 18.75%, दैट इज ऑप्शन E।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टोटल टाइम डिले फॉर द फ्लाइट सी ऑन वेडनेसडे। फ्लाइट सी ऑन वेडनेसडे कितना है 96, ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, फ्लाइट सी का वेंसडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडे को, वेंसडे को है 36 96, थर्सडे को है 12 एंड फ्राइडे का हमको नहीं मालूम है, तो ये कितना हुआ 808 प्लस मान लो कि फ्राइडे का है x, तो ये टोटल कितना हुआ 2 आवर एंड 45 मिनट का डिले है। अब यहाँ पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिले इन द फ्लाइट सी ऑन फ्राइडे एंड द डिले इन द फ्लाइट डी ऑन थर्सडे, तो वो बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर होता है 60 मिनट, 2 आवर मतलब होगा 120 मिनट, प्लस ये 45 मिनट ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 165 मिनट का। 165 मिनट में से अगर हम लोग 108 मिनट माइनस कर दे तो 57 मिनट आएंगे। ये क्या है, ये टाइम डिले है जो कि फ्लाइट सी का हुआ था फ्राइडे को। अब हमको रेशियो बताना है फ्लाइट सी का जो टाइम डिले है फ्राइडे को हुआ था दैट इज 57 इज टू जो फ्लाइट डी का डिले हुआ है थर्सडे को दैट इज 15, 57 इज टू 15, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 3 1 is 3 27 19 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा दैट इज 19:5। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिले टाइम ऑफ द फ्लाइट बी ऑन मंडे that is 107 and Wednesday together that is 49, so this will be 16 5 156 and the time delay of the some flight on Tuesday and Thursday together सेम फ्लाइट, ठीक है, बी का ट्यूसडे एंड थर्सडे दैट इज 134 एंड 28, सो दिस विल बी 12 6 162, तो ये आया 156, ये आया 162, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दैट इज 6 मिनट का डिले है। फिर है फाइंड द एवरेज डिले ऑफ द टाइम फ्लाइट ए ऑन ऑल द गिवन 4 डेज, तो उसका एवरेज लेना है यानी कि 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36 फिर 40 फिर 84, this will be 10 and ये 7 plus 3 is 10, 10 and 8 is 18 plus 4 is 22 यहाँ पे आएगा and divide by अगर हम लोग 4 करेंगे so this will be 4 5 is 25, 55 मिनट जो है वो यहाँ पे इसका एवरेज होगा। सो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द ए एंड बी इज 10:9, ठीक है, आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 84, फाइंड द एज ऑफ ए 4 years अगो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, मान लो कि जो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस है दोनों की वो कितनी है 84, उसमें से 4 साल आफ्टर 4 years, दोनों के 4 साल बाद मतलब कि 4 into 2 ये हमको निकालना है, तो 84 minus 8 यानी कि 76 years हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ ए है वो कितनी होगी 76 इंटू ए का रेशियो कितना है 10 आउट ऑफ कितना 19, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस विल बिकम व्हाट 4 एंड इंटू 10 40 years, ये आ जाएगी ए की प्रेजेंट एज एंड हमको क्या पूछा है फाइंड द एज ऑफ ए 4 years अगो, तो वो क्या होगा 40 minus 4 विच इज इक्वल्स टू 36 years, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद बोला द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 22 एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा डाउन स्ट्रीम, दोनों को ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करेंगे तो आ जाएगा अपस्ट्रीम, तो 22 minus 3 यहाँ पे करेंगे तो जो 19 किलोमीटर पर आ रहा है वो हमको मिल जाएगा अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 1 hour and 24 minute, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है हमको जो बोट ने ट्रेवल किया है इन 1 hour 24 minute इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम मतलब कितना, ये स्पीड हो गई एंड टाइम कितना है 1 hour 24 minute आउट ऑफ द 60 minute, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 12/30, फर्दर कैंसिल हो जाएगा 6/15 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 24 एंड 6/15 और फर्दर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 24 इंटू 7/5, ये कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 5, दिस विल बिकम व्हाट 35 मिनट, ये तो आया डाउन स्ट्रीम एंड 2 hours इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए कितना डिस्टेंस था 19 एंड टाइम स्पीड थी 19 एंड टाइम लग रहा है 2, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 38, 38 यहाँ पे भी किलोमीटर आएगा डिस्टेंस है, ठीक है 38 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस, इन दोनों का सम निकालना है, तो 35 प्लस 38 करेंगे तो सम हो जाएगा 73 किलोमीटर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 73 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट दिया है ए एंड बी एंटर्ड अ बिजनेस विथ
100 and 200 respectively. After 6 months, each of them invested rupees X more. If the ratio of their share of the annual profit is 3:4, what is the value of the X? पहले क्या हुआ, A आया 100 के कैपिटल के साथ फॉर द 6 मंथ, फिर B आया 200 के कैपिटल के साथ फॉर द 6 मंथ्स. उसके बाद क्या हुआ, अगले 6 महीने तक उन्होंने अपने इनिशियल कैपिटल के अंदर X और ऐड किया. तो A की क्या वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस X फॉर अनदर 6 मंथ्स एंड B की क्या हो जाएगी 200 प्लस X फॉर अनदर 6 मंथ्स. नाउ इनका जो रेशियो है वो यहाँ पे दे रखा है 3/4. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 600 प्लस यहाँ पे आएगा 600 प्लस 6x डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट 1200 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3/4. इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है वो निकलेगी 400. सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा. सो यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, फिर दिया है ट्रेन A क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर इन 40 सेकेंड. ट्रेन A है जो कि 40 सेकेंड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है 40 सेकेंड के अंदर क्रॉस करती है एंड उसकी स्पीड जो है वो है 20. तो यहाँ से लेंथ निकल जाएगी 800 मीटर. ठीक है, अब क्या दिया है कि क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर, तो लेंथ ऑफ A कितनी हो जाएगी 800 माइनस 400, यहां से निकल जाएगा 400 मीटर. अब पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन B इज 2/5 द लेंथ ऑफ ट्रेन A. ट्रेन A की लेंथ कितनी है 400, उसका 2/5 B की होगी. सो दिस इज व्हाट 80 इंटू 2 160 मीटर जो है वो ट्रेन B की हो गई. तो हमें ट्रेन B की लेंथ ही निकालनी थी. सो आंसर है A 160 मीटर. फिर दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल आर 700 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबसे पहले विड्थ दे रखी है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के बराबर है एंड ये वैल्यू है 35. तो अगर 700 इसका एरिया है, एरिया डिवाइड बाय अगर हम लोग विड्थ करेंगे तो यहां से ये हमको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर. ठीक है, सिमिलरली अगर एरिया हमको दे रखा है ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो वो कितना होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है. नाउ सी, अगर हमें यहाँ से हाइट को कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा एरिया इंटू 2 डिवाइड बाय बेस अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमको हाइट मिल जाएगी. एरिया हमको पता है कितना दे रखा है 160. ठीक है, इंटू 2 एंड ये हमारे पास यहाँ पे एरिया इंटू 2 और ये आ जाएगा बेस जो कि है 20 सेंटीमीटर का. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 8 इंटू 2 इज 16. यहाँ से हाइट निकल गई 16 सेंटीमीटर. पूछा क्या है इफ द लेंथ ऑफ दिस 35 फाइंड द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 16 सेंटीमीटर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50 men कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 27 days, देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 40 men. नाउ यहाँ पे वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम. वर्क दोनों सेम है, तो अगर 50 आदमी किसी एक प्रोजेक्ट को 27 दिन में करते हैं तो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 2/3 बाय 40 men. तो 40 men कितने डेज के अंदर 2/3 ऑफ द वर्क को करेंगे. ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 इंटू 27 इंटू 2/3 ऑफ 40. इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20, 0 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी व्हाट 3 9 is 27 एंड यहाँ पे 45/2 दैट इज ये कितना हो गया 22 1/2 डेज में इतना टाइम लगेगा. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए. ओके, so these were the questions from the quant section. Now we'll switch to the third and the last section that is reasoning ability. इसके अंदर 35 क्वेश्चन है फॉर 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेक्शनल टाइम है 20 मिनट्स का. ओके, सो सी यहाँ पे क्या दिया 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between the adjacent person. 12 लोग बैठे हैं 2 रोज में, तो पहली रो में 6 लोग बैठे हैं 4 5 6 एंड उनके फेसिंग another 6 person are sitting. नाउ रो 1 जिसमें ABCDEF बैठे हैं वो सबके सब साउथ देख रहे हैं, तो ये रो 1 होगी जिसके अंदर ABCDE बैठे हैं एंड सब साउथ फेसिंग है. एंड ये रो 2 होगी जिसके अंदर सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है एंड वहां पे PQRSTV बैठे हैं. ठीक है, सो सबसे पहले दिया है V sit third to the right of S and S faces F and F does not sit at any of the extreme end of the line. ठीक है, तो क्या सबसे पहले क्या लाइन दी है कि V sit
थर्ड टू द राइट ऑफ एस। दो पॉसिबल केस लेके चलते हैं। वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। मान लो कि अगर सिंस यहाँ पे साउथ देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एस लेती हूँ, सी ये एक कंडीशन होगी, यहाँ एस लेंगे तो वी सेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे वी आएगा। अगर यहाँ एस लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे वी आएगा। स्टार्टिंग में अगर हम लोग एस लेंगे तो वी आएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद क्या लिखा है, एस फेसेस एफ, और एफ किसी एक्सट्रीम लाइन में नहीं आता है, मतलब एस कॉर्नर में नहीं आएगा क्योंकि उसको एफ फेस कर रहा है, तो एंड एफ एक्सट्रीम में नहीं आएगा। तो अगर एस यहाँ है तो इसमें एफ यहाँ आएगा, इसमें एस यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा, और वी जो है उसके थर्ड राइट में। फिर क्या दिया है, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी एंड आर फेसेस सी। जो डी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी बैठता है, ठीक है, एंड जो आर है वो उसको फेस कर रहा है। द वन हु इज फेसिंग ई sit third to the right of P. B and P do not sit at the extreme end of the line. T is not an immediate neighbor of V. Remember यहाँ पे T नहीं आएगा, and is not an immediate neighbor of V, and A is not an immediate neighbor of C. R does not sit at any extreme end of the line. R जो है वो भी extreme end of the line में नहीं बैठेगा। तो अब देखो, D sit third to the right of C. अगर C यहाँ लेते हैं तो D sit first second third, D यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी सेट थर्ड टू द राइट, इस केस के अंदर यही होगा, डी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ द सी, एंड आर जो है वो सी को फेस कर रहा है, ठीक है। अब सी यहाँ नहीं ले सकते बिकॉज आर यहाँ पे नहीं होगा। एक कंडीशन होगा कि अगर सी यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उस केस में डी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सी अगर यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी अगर यहाँ आता है तो सी जो है उसको फेस कर रहा है कौन, आर, ये वाली कंडीशन बनेगी। फिर नेक्स्ट दिया है, द वन हु इज फेसिंग ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पी। अगर पी यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट यहाँ आएगा, तो पी ऑब्वियसली यहाँ आएगा। नाउ थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है, उसको जो फेस कर रहा है वो कौन होगा, ई। सिमिलरली पी यहाँ लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ नहीं होगा, पी यहाँ लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पी यहाँ आएगा, इसको जो फेस कर रहा है वो यहाँ पे होगा ई। बी एंड पी डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे नहीं आएगा, एंड इस केस के अंदर बी एंड में नहीं आएगा, दैट इज बी यहाँ पर आएगा, एंड इस केस के अंदर बी एंड में नहीं आएगा, तो बी यहाँ पे आएगा। ओके, सो बी एंड पी डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, टी यहाँ नहीं आएगा तो टी यहाँ आएगा, इसमें टी यहाँ पे आएगा, एंड ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए जो है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। रिमेंबर यहाँ पे एक ही कंडीशन बची जिसमें ए यहाँ आएगा एंड ये सी का इमीडिएट नेबर बन रहा है, तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। इस केस में ए यहाँ आएगा तो ये राइट केस है, ठीक है। सो यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट बच गया जो कि है Q। तो R डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम लाइन, तो R है सेंटर में। तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम वापस ड्रॉ कर लेते हैं। 6 पर्सन्स है जो कि नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, एंड उनके पैरेलल रो में अनदर 6 पर्सन बैठे हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन आए वो कौन कौन से हैं, डी बी, उसके बाद आएगा एफ सी ई ए, एंड उसको जो फेसिंग है वो कौन सा है, टीपीएस आर क्यू एंड वी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो एक्सट्रीम एंड में कौन कौन से बैठे हैं, टी एंड ए, बी राइट है। फिर 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, बी को जस्ट उससे पहले टी से कंपेयर किया है, ए को जस्ट उससे पहले क्यू से कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये सब उसी मैनर में है, बट डी जो है उसको आर दो आगे से करा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन आर एंड टी। आर एंड टी के बीच में कितने हैं, तो ये है 2 पर्सन आर सिटिंग। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग क्यू, को कौन फेस कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा ई। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी। बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, रॉन्ग। बी फेसेस क्यू, बी क्यू को भी नहीं फेस कर रहा है, रॉन्ग। बी सिट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो बी सेट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो वो भी गलत हो जाएगा। डी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, ठीक है। तो बी है और उसके डी एंड एफ इमीडिएट नेबर है, सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में से दिया गया है, आपको उसको डिकोड करना है एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। ही इज वेटिंग देयर, देयर इज द ट्रेन। रिमेंबर इज है, ही यहाँ पे नहीं है, वेटिंग देयर, देयर है, तो देयर एंड इज इन दोनों में कॉमन है, तो एक वर्ड होगा देयर, एक वर्ड होगा इज। दोनों का या तो कोड होगा ला या फिर होगा रो,
या तो इसका ला या रो होगा एंड इसका रो या फिर ला होगा, ठीक है। वेटिंग एट द स्टेशन, देयर इज द ट्रेन वेटिंग एट द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज ROTA LA MA ZO JI एंड JI, दैट इज द का कोड यहाँ से हो जाएगा JI। फिर इज दिस अ स्टेशन, स्टेशन यहाँ पे, स्टेशन यहाँ पे है, तो इन दोनों में जो कॉमन है इज दिस एंड वेटिंग एट, नहीं, तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज FU जो है वो स्टेशन का कोड हो गया। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर ही के लिए यहाँ पे क्या कोड होगा, कहाँ पे यूज हुआ है, सबसे पहले स्टार्टिंग में है। नाउ सी इज का कोड होगा LA या फिर RO में से, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद वेटिंग यहाँ पे भी यूज हो रहा है, थर्ड में भी यूज हो रहा है, दैट इज वेटिंग का कोड यहाँ से होगा TA, ठीक है। वेटिंग का भी यहाँ से कोड एलिमिनेट हो गया TA, तो सिर्फ PO बचा, दैट इज उसका कोड हो जाएगा PA, ओके। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है व्हाट विल बी द कोड फॉर LA। नाउ यहाँ पे LA का क्या कोड होगा, तो C, LA एक यूज हो रहा है यहाँ पे एंड LA यूज हो रहा है इसमें भी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ से ही इज वेटिंग देयर एंड ही इज, तो यहाँ से LA का कोड आ जाएगा देयर, ठीक है। फिर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रेन स्टेशन, द ट्रेन स्टेशन का कोड निकालना है, तो C, स्टेशन का कोड हमको पता है FU है, ठीक है। फिर यहाँ पे द का कोड हमको पता है JI है, स्टेशन का क्या कोड होगा, FU है, फिर JI है। अब बचा MA एंड TA, अब इनमें से अगर एक भी कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, TA का कोड हमको पता है वेटिंग है, तो मतलब MA जो है वो एट द का कोड हो गया, MA का कोड है एट द, तो हमको कोड निकालना था द ट्रेन स्टेशन का, तो द ट्रेन स्टेशन का राइट कोड आएगा FU JI एंड ZO, ऑप्शन C जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर है एट का क्या कोड होगा, एट का यहाँ से कोड निकलेगा देयर इज वेटिंग एट द स्टेशन, वेटिंग का कोड निकल गया TA, द का कोड निकल गया यहाँ से JI, सो TA गॉन, JI गॉन, FU भी चला गया, तो एट का कोड हो गया MA, तो राइट आंसर हो गया AMA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गार्ड इज वेटिंग, ठीक है। नाउ गार्ड यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया है, तो एक डिफरेंट वर्ड आएगा, इज वेटिंग का हमको बताना है, वेटिंग हमको पता है TA है एंड इस का कोड हमको पता है दैट इज ZO RO इज द कोड फॉर इज, तो इज एंड देन यहाँ पे क्या यूज किया गया है RO, तो गार्ड इज वेटिंग, तो इस केस के अंदर राइट आंसर बनेगा TA RO एंड KI, बिकॉज गार्ड कहीं पे यूज नहीं किया है, सो ऑप्शन B जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन दिया गया है A इज द सिस्टर ऑफ G, A इज द सिस्टर ऑफ G इज मैरिड टू B, G इज मैरिड टू B, B इज द फादर, यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, B इज द फादर ऑफ F, E इज द सन ऑफ D एंड G इज द मदर इन लॉ ऑफ D, तो G जो है वो D की मदर इन लॉ है, दैट इज F की किसी के साथ शादी हुई होगी, तो जो G है वो उसकी मदर इन लॉ हुई, सो G इज द मदर इन लॉ ऑफ D, B हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, B का सिर्फ एक सन ही है, दैट इज F सन हुआ, ये इसकी वाइफ हुई और इसकी कोई डॉटर नहीं है। A इज मैरिड टू H, A की शादी हुई H के साथ, ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। C इज द डॉटर, इनकी डॉटर है C, ठीक है। एंड तो कंप्लीट हो गए सारे। A इज द सिस्टर ऑफ G, G इज मैरिड टू B, B इज द फादर ऑफ F एंड E इज द सन ऑफ D, यहाँ पे इनका एक और सन है जो कि हो गया E, तो ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले पूछा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D, B एंड D में क्या रिलेशन है, तो B क्या हो गया फादर इन लॉ, तो 76 का हो गया D। हाउ इज H रिलेटेड टू F, H एंड F का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे H ये आएगा इधर, तो H जो है वो F के क्या हो गए अंकल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा B। उसके बाद दिया है इफ I इज मैरिड टू E, E की शादी अगर I के साथ होती है, देन हाउ इज F रिलेटेड टू I, तो F क्या हो जाएंगे I के फादर इन लॉ, ठीक है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ। फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी में से क्वेश्चन है, सबसे पहले बताना है कि N इज ग्रेटर देन J, N यहाँ आएगा, N इज ग्रेटर देन J ये ट्रू है, एंड J इज इक्वल टू N, तो J इज इक्वल टू N ये नहीं है, तो इस केस में आंसर है ओनली द कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है।
79 में सिर्फ 1 फॉलो हो रहा है, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर दिया है u इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये रहा u, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये सही है, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। एंड फिर है इज q ग्रेटर देन r, तो ये भी सही है। तो इस केस के अंदर दोनों फॉलो हो रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा E, दैट इज बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इज C ग्रेटर देन T, तो C एंड T के बीच में ऑपोजिट साइन है, ये नहीं पता चलेगा। इज A ग्रेटर देन S, तो A जो है वो S से बड़ा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। फिर है इज B ग्रेटर देन N, B जो है N के बीच में ऑपोजिट साइन आ गया, कैंसिल हो गया। इज W ग्रेटर देन P, W जो है वो P के बीच में ऑपोजिट साइन आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस केस में आंसर होगा कि ना तो ये फॉलो करेगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है दैट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर वर्ड इन द डिस्पेंस एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो D के बाद आता है E, F, G, H, I, J, K, ये नहीं बनेगा। I के बाद आता है J, K, I, J, K, L, M, N, O, यहाँ नहीं आएगा। S, T, U, फिर यहाँ पे भी आना चाहिए S, T, U, V, W, X, ये नहीं बनेगा। P, Q, R, S, यहाँ नहीं आएगा। P, Q, R, S, तो एक वर्ड बन रहा है P एंड S। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है P, S, यहाँ नहीं होगा। E, F, G, H, I, E, F, G, H, S, फिर यहाँ पे हो जाएगा N, O, P, नेक्स्ट वर्ड बन रहा है N N P। ठीक है, N and P, फिर S, T, U, V, W, X, Y, E है, F, G, H, I, J, K, ये कोई नहीं बनेंगे, तो P, S and N, P ये दो बन रहे हैं, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी लेटर्स अपीयर ट्वाइस बाय चेंजिंग द कॉन्सोनेंट एंड वॉवल इन द वर्ड पार्टिकल। तो वर्ड है PARTICLE, एंड यहाँ पे करना क्या है, ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सो यहाँ आ जाएगा O, P, Q, R, S, B एंड ये हो जाएगा K, और जो वॉवल है उसमें क्या हो रहा है, वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर, तो A के बाद हो जाएगा B, I के बाद यहाँ पे हो जाएगा J एंड E के बाद हो जाएगा F। तो कितने ऐसे वर्ड्स है जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो B 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज 1 ऐसा लेटर है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर क्वेश्चन दिया गया है ऑल द डिजिट्स इन ईच द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो क्या करना है, हर एक नंबर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मान लो 746 है, 325 है, 819 है, 673 है एंड 462 है। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, तो ये हो जाएगा 467, ये हो जाएगा 235, ये हो जाएगा 189, यहाँ पे होगा 367 एंड यहाँ पे होगा 246। अब इन सारे नंबर्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा 189, फिर आएगा 235, फिर आएगा 246, फिर आएगा 367 एंड लास्ट में आएगा 467। ठीक है, फिर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, ये है लेफ्ट, तो वो हो जाएगा 246। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 246। ठीक है, नेक्स्ट है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर एंड देन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज इंटरचेंज। पहले तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है गिवन नंबर में से एंड फिर क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द सेम डिजिट आफ्टर एक्सचेंजिंग द डिजिट। तो सबसे पहले इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, तो ये बन जाएगा 745, ये बन जाएगा 324, ये बन जाएगा 818, 672 एंड 461 एंड देन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स आर इंटरचेंज, तो ये क्या हो जाएगा 547, 423, यहाँ आ जाएगा 818, ये हो जाएगा 276 एंड ये हो जाएगा 164। एंड अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द सेम डिजिट आफ्टर एक्सचेंजिंग द डिजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द सेम डिजिट आफ्टर एक्सचेंजिंग द सेम डिजिट, तो वो कौन सा है, ये सिर्फ एक ऐसा है जिसमें सेम डिजिट है जो कि एक्सचेंज करने के बाद भी है, पर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, सो द राइट आंसर विल बी ई, नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये नंबर लिख लेते हैं 746, 325, उसके बाद दिया है 819, 673 एंड लास्ट में दिया है 462। एंड अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 7,
476, यहाँ पे हो जाएगा 235, यहाँ पे हो जाएगा 189, यहाँ पे होगा 763, ये होगा 642। ठीक है, फर्स्ट टू डिजिट इंटरचेंज किए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लोवेस्ट नंबर? फर्स्ट लोवेस्ट नंबर होगा ये, सेकंड लोवेस्ट नंबर हो जाएगा 235, यानी कि 325 वाला। तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा सी। फिर है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा 746, सबसे पहले आएगा 819, फिर आएगा 746, फिर आएगा 673, फिर 462 एंड 325। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट? तो वो कौन सा हो जाएगा? 462। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है इफ द डिजिट इन ईच द नंबर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विद इन द नंबर, तो थर्ड हाईएस्ट बताना है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7, नहीं ये हो जाएगा 647, फिर आएगा 523, फिर आएगा 918, उसके बाद 376 एंड 264। एंड अब बताना है विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट होगा, ये सेकंड हाईएस्ट होगा, थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा 523 इसके अंदर। ठीक है, सिंस ये यहाँ पे गिवन नहीं है 523 वाला ऑप्शन, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। फिर दिया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड वेल्डिंग एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? WELDING, WXYZ ये नहीं होगा, EFEFGHIJ ये नहीं होगा, LMNLMNOP, फिर DEFG, तो DNG एक पेयर बन गए, IJKLMIJK ये नहीं हो रहा है, NOPQRS एंड G एंड I एक बन गए, JKLW। तो 2 पेयर्स इसके अंदर बन रहे हैं, दैट इज इसके अंदर राइट आंसर होगा 2। फिर है इज इट पॉसिबल टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द 9th लेटर? थर्ड है R, फोर्थ है P, फिफ्थ है I एंड 6, 7, 8, 9 ये है E। तो इज इट पॉसिबल टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड? एंड अगर पॉसिबल है तो व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड? Mark X if no such word is formed, mark Y if more than one word is formed। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमको दिख ही रहा है कि एक वर्ड बन रहा है राइप। ठीक है, राइप का मतलब होता है कि जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या कोई भी चीज रेडी हो जाती है फॉर हार्वेस्टिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइप। तो राइप एक वर्ड बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड बन रहा है जिसका आपको नहीं पता होता है, दैट इज प्राई, PRIE। प्राई का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट और टू प्रे और टू बेग। ठीक है, तो प्राय भी एक वर्ड है, तो इस केस के अंदर आंसर होगा वाई, बिकॉज एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आपको आंसर करना है। नाउ देयर आर 6 फ्रेंड्स हैविंग अ डिफरेंट हाइट, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, B इज टॉलर देन F, फिर दिया है बट शॉर्टर देन D, दैट इज जो D की हाइट है वो इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बट शॉर्टर देन D, A इज शॉर्टर देन ओनली E, बाकी सबसे बड़ा है A जो है वो बाकी सबसे बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ E से शॉर्टर है। ठीक है, तो 6 लोग हैं, A सिर्फ E से शॉर्टर है, बाकी सबसे बड़ा होगा, तो 1 2 3 4 एंड A इज शॉर्टर देन ओनली E, C इज टॉलर देन B बट शॉर्टर देन D, तो D से तो शॉर्ट है C जो है, तो अब यहाँ पे C क्या आएगा, E A D आ जाएगा, फिर C आएगा, बिकॉज जो C है वो B से तो टॉलर है एंड D से शॉर्टर है, एंड यहाँ पे F। तो ये अरेंज हो गए 6 पीपल। अब क्या दिया, द हाइट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट इज 171 मीटर, द हाइट ऑफ द सेकंड शॉर्टेस्ट इज 152। तो ये दोनों हाइट गिवन है। C की जो हाइट है वो 7 मीटर ज्यादा है B से, तो अगर इसकी 152 है तो C की 159 हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, तो वो कौन है, F, तो B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट मे बी द प्रोबेबल हाइट ऑफ D, D की हाइट क्या होगी, 159 से ज्यादा एंड 171 से कम, दैट इज ये 159 से ज्यादा एंड 171 से कम, ऑप्शन नंबर E, दैट इज 165 मीटर हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ, कुछ लोग बैठे हैं एंड इस तरह से कुछ लोग बैठे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। B इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मान लो यहाँ से B इस तरफ बैठा है, या फिर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि ये कोई लाइन है जिसमें B थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब यहाँ बैठा है। ओनली 5% आर सिटिंग बिटवीन B एंड F, तो उधर तो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे F आ जाएगा, इसमें भी इधर तो नहीं आएगा, 1 2 3 4
1, 2, 3, 4, 5% are sitting between B and F. J is sitting second to the right of F. क्योंकि नॉर्थ देख रहे हैं तो J यहाँ आ जाएगा, इस केस में J यहाँ पे आ जाएगा. Only 3% are sitting to the right of J. J के राइट में 1, 2, 3 लोग बैठेंगे, 1, 2, 3, पर यहाँ पे J के राइट में बहुत सारे लोग हैं, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया. ठीक है. Only 4% sit between J and K. तो अब यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं. ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है. J is sitting second to the right of F. फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे ये J आया एंड ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ J, तो वो इधर हो गए. ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन J एंड K, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे K आ जाएगा. T is 4 to the left of K, 1, 2, 3, 4, तो T यहाँ पे आ जाएगा. M is an immediate neighbor of T. M इसका अगर immediate neighbor है तो ये आएंगे MTB, फिर 2 ब्लैंक, फिर K, फिर 2 ब्लैंक, फिर F, फिर 1 ब्लैंक, फिर J, फिर 3 पीपल. ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द गिवन अरेंजमेंट, तो आंसर हो जाएगा 14. फिर है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन T एंड J, तो ये रहा J, ये रहा T, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो कितने नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग, तो आंसर हो जाएगा 8 पीपल. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू M, तो वो क्या हो जाएगा सेकंड टू द राइट, C यहाँ पे आ जाएगा. फिर पूछा है द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन M एंड K सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन K एंड M एंड K के बीच में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इज सेम एज 1, 2, 3, 4, तो K एंड J यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा B. ठीक है. फिर क्या पूछा है हु सिट 6 टू द राइट ऑफ B, B के 6th राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, F बैठा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज F. फिर क्या है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड वॉक 6 मीटर टूवर्ड हिज वेस्ट, तो एक पर्सन है वो किसी पॉइंट P पे खड़ा है एंड 6 मीटर वेस्ट जाता है एंड रीच एट अ पॉइंट Q पॉइंट पे आ जाता है. ठीक है. देन ही टेक्स अ राइट टर्न, अभी ये यहाँ पे है, यहाँ से ये एक राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, तो एंड 4 मीटर, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर. अब ये यहाँ पे, यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लेगा एंड 3 मीटर वॉक करता है एंड देन ही रीच अ पॉइंट R. 3 मीटर वॉक करने के बाद ये एक R पॉइंट पे आता है. देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, राइट ऊपर जाएगा, लेफ्ट नीचे आएगा एंड वॉक फॉर 6 मीटर, तो यहाँ तक तो हुए 4 एंड ये चलता है ये 6 मीटर पे एंड रीचेस अ पॉइंट T. देन अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, नाउ यहाँ से ये फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर. ठीक है. नाउ ये साउथ फेसिंग है तो ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब कि ये इस तरफ आएगा. 3 तो यहाँ तक है ही और 3 इसके हाफ वे तक आएगा एंड ये पॉइंट पे रीच करता है जो कि है N एंड स्टॉप एट द पॉइंट N. यहाँ आके ये रुक जाता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट N विथ रिस्पेक्ट टू Q, Q के रिस्पेक्ट में N कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी. एंड है इफ पॉइंट L इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट N के 2 मीटर पे. ठीक है. तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट होता L, मतलब कि 2 मीटर पे, बिकॉज ये 4 है तो ये 2 ही होगा. ठीक है. देन हाउ फार इज पॉइंट L विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो L और P के बीच में ये कितना डिस्टेंस है 3, तो कितना दूर है, तो ये आंसर हो जाएगा 3 मीटर. ओके. So these were the 35 questions from the reasoning section and these were the total of 100 questions from the previous year question paper. So make sure that you practice more and more question. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी नहीं समझ आता है then feel free to ask in the chat section of our application. So this was all about the video. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.